हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय इतिहास के चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे। 8 में हम आज इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। यह है चैप्टर नंबर 8, 18वीं शताब्दी के नए राजनीतिक गठन के प्रश्न उत्तर। तो देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर को। फिर से याद करें। प्रश्न नंबर 1, बताएं सही या गलत। तो पहला दिया हुआ है, नादिर शाह यानी क में नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया। गलत। ख, सवाई राजा जय सिंह इंदौर का शासक था। ये भी गलत। ग, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। एकदम सही है। घ, पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना। यह भी सही है। आगे देखते हैं, आइए विचार करें। प्रश्न नंबर 2, 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आइए विचार करें। प्रश्न नंबर 2, 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया। उत्तर, 18वीं शताब्दी में सिखों को निम्न प्रकार से संगठित किया गया। 1, जत्थों एवं मिल्सों का गठन। सिखों को पहले जत्थों में संगठित किया गया, बाद में उसे मिसलों में विभाजित किया गया, जो प्रभावी राजनीतिक और सैन्य इकाइयाँ थीं। दूसरा, सरदारों का नेतृत्व। प्रत्येक मिसलों का नेतृत्व एक सरदार करता था, जो अपने समूह का शासक होता था। 3, दल खालसा के निर्माण। मिसलों की संयुक्त सेना को दल खालसा कहा जाता था। यह सिखों की सर्वोच्च संस्था थी। 4, अमृतसर में बैठकें। बैसाखी और दिवाली के दौरान दल खालसा के सदस्य अमृतसर में एकत्रित होते थे। 5, गुरु मत के संकल्प। सिखों के अमृतसर में बैठक के दौरान गुरु मत लिए जाते थे, जिससे पूरा सिख समुदाय दिशा निर्देशित होता था। प्रश्न संख्या 3, मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे। उत्तर, मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार निम्न कारणों से करना चाहते थे। 1, मराठा एक बहुत बड़े क्षेत्र में शासन स्थापित करना चाहते थे। 2, मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 3, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में उपजाऊ भूभागों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। 4, अधिक से अधिक क्षेत्रों से चौथ तथा सरदेशमुखी वसूल करने के लिए। 5, मराठा शासक मुगलों के प्रभाव को कम करना चाहते थे। प्रश्न संख्या 4, क्या आपके विचार से आज महाजन और बैंकर उसी तरह का प्रभाव रखते हैं जैसा कि वे 18वीं शताब्दी में रखते थे। उत्तर, नहीं, मेरे विचार से आज महाजन और बैंकर उसी तरह का प्रभाव नहीं रखते हैं जैसा कि वे 18वीं शताब्दी में रखा करते थे, क्योंकि उस समय पहला, राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों एवं महाजनों पर निर्भर रहते थे। उस समय जो है महाजनों पर निर्भर रहते थे। 2, साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने के लिए जागीरदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे। 3, साहूकार महाजन जैसे कई नए सामाजिक समूह
राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को भी प्रभावित करने लगे थे। आज के समय में अब वित्तीय प्रणाली अधिक विनियमित, संस्थागत और तकनीकी हो गई है, जहां बड़े वित्तीय संस्थान सरकारी नियम और आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रभाव में तरीकों को बदल देते हैं। आगे प्रश्न संख्या 5। क्या अध्याय में उल्लेखित कोई भी राज्य आपके अपने प्रांत में विकसित हुए थे? यदि हाँ, तो आपके विचार से 18वीं सदी का जीवन आगे 21वीं सदी के जनजीवन से किस प्रकार भिन्न था? उत्तर: 18वीं और 21वीं सदी के जनजीवन में अंतर निम्न प्रकार है। 1. जीवन शैली। 18वीं शताब्दी का जीवन शैली धीमा और सरल था, जबकि 21वीं सदी का जीवन बहुत तेज और जटिल हो गया है। 2. कृषि। 18वीं सदी में कृषि पिछड़ी हुई थी, लेकिन अब विज्ञान एवं आधुनिक तकनीकों के कारण वैज्ञानिक तरीकों से खेती की जाती है। 3. शिक्षा। 18वीं सदी में शिक्षा का प्रसार सीमित था, लेकिन 21वीं सदी में शिक्षा काफ़ी तेजी से विकसित हो रहा है। 3. शहरीकरण। 21वीं सदी में अपेक्षाकृत काफ़ी तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है। स्वास्थ्य। 4 में पहले की अपेक्षा अब स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी तेज़ी से सुधार एवं विकास हो रहा है, जिससे जीवन प्रत्याशा में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। तो इसी के साथ हमारा यह जो प्रश्न उत्तर था समाप्त होता है, और आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे कृपया ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।